तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक्स। तो मैग्नेटिक्स का जो चैप्टर है इसके ब्रॉडली स्पीकिंग दो पार्ट्स हैं। एक है मैग्नेटिक फील्ड निकालना और दूसरा है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड से फोर्सेस लगते हैं चार्ज पार्टिकल्स पे, है ना। तो इनमें से जो अपना ट्रैक है उसके अंदर पहले हम लोगों को फोर्सेस डील करना है और बाद में हम को ये डील करना है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में वी विल नॉट बॉदर अबाउट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड्स आर जनरेटेड। मीन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट नहीं, थोड़ा सा क्वालिटेटिवली बता दूंगा कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, लेकिन अभी हम लोगों को सिर्फ ये मान के चलना है कि मैग्नेटिक फील्ड नाम की कोई चिड़िया है जो फोर्स लगाती है चार्ज पार्टिकल को। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट किस पे फोकस करेगा कि हाउ that force is generated, rather not even how what's the mathematical formula for finding the forces and how do we write the equations, ये सब चीज हम लोग देखेंगे फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कहाँ से होता है? तो जैसे स्टेशनरी चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, वैसे ही मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो एक टाइम था जब इंसान को पता नहीं था कि मैकेनिज्म क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, इंडिपेंडेंटली सोचते थे। हम लोग सोचते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल अलग ही है, यानी कि कोई लेना देना नहीं है इसका एक दूसरे से। बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग तरह से हम लोग डील करते थे, यानी कोई आपस में। लेकिन अभी क्या है, बाद में इन सारे फील्ड्स का मतलब यूनिफिकेशन हुआ। मैक्सवेल ने क्या बनाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बना दिया। तो उसने बोला कि ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म कुछ लेना देना नहीं है। इट टर्न्स आउट क्योंकि नेचर के अंदर जो मिलता था हमको, मैग्नेटिक स्टोन्स वगैरह मिलते थे, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नजर नहीं आती थी, कि दौड़ते हुए चार्जेस नजर नहीं आते थे, लोड स्टोन वगैरह वगैरह थे। मालूम है ना, पुराने टाइम में जैसे नेविगेशन के लिए यूज करते थे लोड स्टोन, जो हमेशा अपने आप को नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर देता था। तो जो नेचुरली अकरिंग मैग्नेटिक मटेरियल्स थे वहां पे कोई चलता हुआ चार्ज नजर नहीं आता था। तो इसलिए इसलिए बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट सोचते थे कि हम कि चार्ज से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट से पता चला, पर्टिकुलरली मैं बोलूंगा ऑयरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। कैसे? कि मूविंग चार्ज से एक कंपास नीडल जो होती है हमारी, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। कंपास नीडल मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है। तो मूविंग चार्जेस यानी करंट कैरिंग वायर के पास में लेके आते हो कंपास नीडल को, तो वो भी हमको डिफ्लेक्शन शो करती है। इससे ये समझ में आया कि चार्जेस के मोशन से ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो पढ़ देते हैं ब्रीफली क्या लिखा मैंने। Just as stationary charges produce an electrostatic field, which is responsible for electrostatic interaction forces, moving charges produce a magnetic field, which is responsible for magnetic interaction. ठीक है, मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक इंटरेक्शन विद अदर चार्ज पार्टिकल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स सच एज लोडस्टोन हैव बीन नोन टू मैन सिंस वेरी एंशिएंट टाइम्स. At one point of time, electricity and magnetism were thought to be independent phenomena. However, Oersted observed that a current carrying wire could deflect a magnetic compass needle, and that initiated a quest for finding the link between electricity and magnetism. तो Oersted का एक्सपेरिमेंट क्या है? मॉडर्न टाइम्स में जिस तरह के किट्स अवेलेबल हैं Oersted एक्सपेरिमेंट के लिए, तो इस तरह से देखो ये डिवाइस है, यहाँ पे ये स्विच दे रखा है, यहाँ पे स्विच को ऑन करोगे तो इसके अंदर ऐसे करके ऐसे करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, जो करंट अगर फ्लो कर रहा है कहीं पे किसी वायर में, तो करंट की वजह से अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जनरेट होती हैं, वो करंट के अलॉन्ग अपना थंब करो और कर्ल ऑफ फिंगर से हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है। जैसे नीचे ये फिगर दिखा रखी है, जैसे यहाँ पे देखो, इसमें इस तरफ करंट जा रहा है, यानी यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ऐसे ऐसे करके करंट जा रहा है ना, तो इस करंट के लॉन्ग थंब करोगे तो समझ में आ रहा है ना, ऐसे ऐसे करके फील्ड लाइंस बनी है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं कंप्लीटली क्लोज लूप बनाती है, अनलाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्लोज लूप नहीं बनाता ना कभी भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रादर। बाद में हम देखेंगे नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो क्लोज लूप भी बनाती है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है हमेशा क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, और कैसे होता है, स्ट्रेट वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर के लिए काम करो, ऐसे कर्ल ऑफ फिंगर से तुमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मिलती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर मान लो इसको स्विच को ऑन किया मैंने, तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। अब कंपास नीडल क्या होता है, अपने आप को फील्ड लाइंस के अलॉन्ग अलाइन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मतलब ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट होकर मतलब ऐसे नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में इस तरह से इसका आ जाएगा, फील्ड लाइन के अलॉन्ग अपने आप को अलाइन करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन करता है, ऐसे ही जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल भी हम लोग कह सकते हैं, वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइन करती है। ठीक है, ठीक है, अब क्वांटिटेटिवली क्या फॉर्मूला है करंट कैरिंग वायर के फील्ड का, ये सब चीज हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो ठीक है ना। क्या लिखा, ड्यूरिंग आवर्स
during our study of magnetism, we will first be focusing on the effects of magnetic field, that is forces and torques due to the magnetic field, and later on we will be studying about generation of magnetic fields. Unit क्या होती है magnetic field की? टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अभी इससे समझ सकते हो कि वेबर फिर किसकी यूनिट होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया की यूनिट है वेबर, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया क्या बताएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वेबर जो है हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर की, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, शायद समझ में आ गई होगी, इसमें तो कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स तो Q इंटू ई हो जाता है, ठीक है। लेकिन इट टर्न्स आउट कि मैग्नेटिक फोर्स जो खाली चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पे कितना लेगा इस बात पे डिपेंड करता है कि चार्ज जो है वो किस वेलोसिटी से चल रहा है। वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो वो कितना होता है? अगर मान लो Q मेरा पार्टिकल का चार्ज है और वो v वेलोसिटी वेक्टर से चल रहा है, कहां पे? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मेरा b वेक्टर हो, कैपिटल B से अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? Q टाइम्स v क्रॉस b। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? Q टाइम्स v क्रॉस b, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसकी सिग्निफिकेंस क्या हुई? मतलब तो ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? इसका मतलब क्या? अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है, अगर पैरेलल चल रहा है तो उसके ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं लगेगा, समझ गए कि नहीं? वो अनडिफ्लेक्टेड एज इट इज चलता रहेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है या एंटी पैरेलल चल रहा है, क्योंकि साइन 0 और साइन 180 दोनों जीरो हो जाएंगे, राइट। तो किसी और एंगल पे चल रहा है तभी फोर्स लगेगा। पैरेलल एंटी पैरेलल चार्ज चल रहा है अगर, तो उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा, ये जो फोर्स है, ये क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ये वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, इज इट नॉट? क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। इसका मतलब क्या? मैग्नेटिक फोर्स का पावर डेवलप कितना होगा? F डॉट V 0 हो जाएगा हमारा। इसका मतलब क्या? मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क ऑन चार्ज पार्टिकल्स। मैग्नेटिक फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पे कभी भी कोई भी वर्क नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी। Can it cause acceleration? Of course it can cause acceleration, but acceleration doesn't mean that it will cause a change in kinetic energy. जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के केस में तुम्हें पता है सर्कुलर मोशन में अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो फिर क्या है? मतलब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही बट फिर भी एक्सेलरेटेड है। तो एक्सेलरेशन डजंट मीन दैट द स्पीड हैज टू चेंज, इट ओनली मीन्स दैट वेलोसिटी वेक्टर हैज टू चेंज द डायरेक्शन, राइट। I mean, in case of magnetic field, it is responsible for changing the direction of particles, but not changing the speed of particles. समझिए? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में और फील्ड साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हैं। मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट है, तब फिर स्पीड भी चेंज हो जाएगी, बट दैट विल बी ड्यू टू द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड एंड नॉट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और एक और चीज समझ में आती है, अगर मेरा चार्ज रेस्ट पे है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं लगेगा। चार्ज एट रेस्ट एक्सपीरियंसेस नो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है नहीं? अच्छा, बाय द वे तुम लोगों को एक चीज हो सकता है, कभी तुम लोग सोचते हो कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बार बार बोलते हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात करते हैं, अक्सर तुमने ये टर्म सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो क्यों बार बार मैग्नेटिक साथ में लेके आ जाते हैं? तो इट टर्न्स आउट कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में इतने ज्यादा बंधे हुए हैं कि इनको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो मान लो मेरे पास दो प्रोटॉन्स हैं, थोड़ी देर के लिए मान लो दो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। दोनों प्रोटॉन्स v वेलोसिटी से आगे भागे जा रहे हैं, ठीक है। दोनों के दोनों प्रोटॉन्स आगे की तरफ भाग रहे हैं v वेलोसिटी से, ठीक है। अब एक प्रोटॉन के फ्रेम से दूसरा प्रोटॉन को रेस्ट पे नजर आ रहा है, इज इट नॉट? एक प्रोटॉन के फ्रेम से दूसरा प्रोटॉन को रेस्ट पे नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? उनमें कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। उनमें कोई भी आपस में मैग्नेटिक फोर्स है, वो हमारा सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, राइट। लेकिन अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देखूं तो एक प्रोटॉन जो आगे भागा जा रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, बिल्कुल करंट कैरिंग वायर की तरह से ही समझ लो। तो लेट अस से इनटू द पेज मेरा प्रोटॉन जो है भागा जा रहा है, तो प्रोटॉन की डायरेक्शन के अलोंग अपना राइट हैंड का थंब करोगे तो कर्ल ऑफ फिंगर से तुम्हें पता है दूसरे प्रोटॉन पे ऐसे करके फील्ड लाइंस होंगी। यानी अगर दोनों प्रोटॉन आगे जा रहे हैं तो राइट वाले प्रोटॉन पे, मेरी तरफ से राइट वाला, इस पे डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और उसकी वेलोसिटी वेक्टर आगे। तो इसका मतलब क्या है? v क्रॉस b करोगे तो इनवर्ड आएगा। इसका मतलब क्या है? ये दोनों प्रोटॉन्स, इनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो आपस में अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स है, इज इट नॉट? समझ में आई बात की नहीं? तो मैग्नेटिक फोर्स एक फ्रेम में देख रहे हो तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं, अगर एक प्रोटॉन के फ्रेम में दूसरे प्रोटॉन को देख रहे हो तब इन दोनों में कोई भी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देखूं
तो फिर मेरे को दिखता है कि इन दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन भी, ऑफ कोर्स देयर विल बी आल्सो एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। अब सवाल ये है कि देखो दोनों ही फ्रेम्स इनर्शियल हैं, ग्राउंड फ्रेम भी इनर्शियल फ्रेम है और प्रोटॉन का फ्रेम भी इनर्शियल फ्रेम है अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। तो इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन तो सेम आना चाहिए। एक फ्रेम में मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है, दूसरे में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स का सम दोनों फ्रेम्स में सेम होना चाहिए। इज इट नॉट? होगा क्या, जो तुमने मूविंग फ्रेम ले लिया तुमने, यानी प्रोटॉन के फ्रेम में चले गए, तो उसमें तो खाली इलेक्ट्रिक फोर्स दिख रहा है, मैग्नेटिक फोर्स नॉन एग्जिस्टेंट है। लेकिन ग्राउंड फ्रेम से क्या है, मैग्नेटिक फोर्स नजर तो आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला नहीं होगा, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है नहीं? सच दैट इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम वही का वही आ जाए। समझ गए कि नहीं? तो किसी भी इनर्शियल फ्रेम के अंदर अगर हम देखें, बाय द वे मैं अभी क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ, न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। रिलेटिविटी में तो बहुत सारी चीजें और हो जाती एंड इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में भी बहुत रिलेटिविटी के क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं, बट हम फॉर्चुनेटली या जो भी है अनफॉर्चुनेटली जेई के सिलेबस में उसको डील नहीं करना। लेकिन इतनी बात समझ में आ रही है कि हर इनर्शियल फ्रेम में टोटल फोर्स तो वही होना चाहिए, हर इनर्शियल फ्रेम में टोटल। तो है क्या इसका मतलब क्या है कि मूविंग अगर चार्जेस है ना, तो उनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वो सिंपल के Q1 Q2 बाय r² नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कुछ और हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ जो वैलिड है वो सिर्फ स्टेशनरी चार्जेस के लिए वैलिड है। वो बात अलग है कि स्मॉल वेलोसिटीज के लिए हम लगा देते हैं कूलम्स लॉ। उसका रीजन क्या है? मैग्नेटिक फोर्सेस टिपिकली बहुत छोटे होते हैं। जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो 1/4πε0 का टर्म आता है, जो कि बहुत बड़ा टर्म, 9 × 10⁹ टाइप का टर्म है ना। मैग्नेटिक्स में इसी तरह से एक फैक्टर बार बार आते रहेगा, जिसको μ0/4π हम लिखेंगे, जो कि 10⁻⁷ के ऑर्डर का। तो मैग्नेटिक फोर्सेज आर एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल। इसीलिए हम लोग स्मॉल वेलोसिटीज के लिए चिंता नहीं करते कि इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स चेंज हो जाएगा, हम वही कूलम्स लॉ वाला ही फोर्स लगा देते हैं नॉर्मल। बट यस, अगर बहुत स्ट्रिक्टली हमें सही कैलकुलेशन करनी है, विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ मूविंग चार्जेस। समझ में आई बात के लिए? तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेट कर ही नहीं सकते। ये मतलब वही फील्ड है जो किसी फ्रेम में कुछ रेशियो में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दिख रहे होते हैं, किसी और फ्रेम में कुछ और रेशियो में दिख रहे होते हैं। तो हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी एक फ्रेम में मुझे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पता है, उससे दूसरे फ्रेम में जाऊंगा तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी ब्रीफली बताऊंगा, नॉन रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से कैसे रिलेटेड है उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। बट समझ में आई बात नहीं? इसीलिए हम लोग बार बार देखो, जो भी टेक्स्ट बुक होती है कोई, वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की टेक्स्ट बुक होती है, खाली इलेक्ट्रिसिटी की टेक्स्ट बुक नहीं होती नॉर्मली। मतलब जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट ग्रेजुएट लेवल होंगे, यू विल नॉट फाइंड कि खाली इलेक्ट्रिसिटी की टेक्स्ट बुक है या खाली मैग्नेटिज्म की टेक्स्ट बुक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, क्योंकि सेपरेट ही नहीं कर सकते इन दोनों को, बस फ्रेम चेंज की बात है। अक्सर हम लोग देखेंगे कि ऐसा फ्रेम बड़ा कन्वीनियंट होता है, जैसे मान लो किसी फ्रेम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दो चीजों से एक साथ डील करना है। तो अक्सर क्या करेंगे हम लोग कि ऐसे फ्रेम में चले जाएंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए, तो देन वील हैव टू डील विद ओनली वन फील्ड। ठीक है ना? तो ये सब चीजें देखेंगे आगे, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है। अभी तो जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी, या मैं बोलूं कि जस्ट टू मार्केट द मैग्नेटिज्म टू यू, तो आई हैव टू आई एम जस्ट गिविंग यू सम इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट मैग्नेटिज्म। समझ गए? ठीक है, तो ब्रीफली पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, मैंने बता दिया। पार्टिकल एट रेस्ट एक्सपीरियंसेस नो मैग्नेटिक फोर्स, पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस नो मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, इसलिए एफ डॉट भी 0 होगा। मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क ऑन द चार्ज पार्टिकल एंड हेंस कैन नॉट चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी। दिस मींस दैट पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग ओनली मैग्नेटिक फोर्स हैज 0 टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होगा, इसका ये मतलब है स्पीड चेंज नहीं हो रही तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होगा, खाली सेंट्रीपिटल एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है याद है, d स्पीड बाय dt होता है, राइट? ओके, it has only centripetal acceleration that such that m into omega cross v is q v cross d। ठीक है, बाय द वे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर होता है या v स्क्वायर बाय आर होता है, और जो कई बार अंडर यूज फॉर्मूला है ओमेगा क्रॉस v भी होता है। ठीक है, तो कई बार ये हमको यूज कर, मतलब सर्कुलर मोशन में खास करके ओमेगा वी वाला फॉर्मूला अक्सर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, वो जनरली कम यूज होता है, लेकिन यहाँ पे टर्न्स आउट वो कई क्वेश्चन में यूज होगा। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को v इनटू ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा को हम क्या समझ सकते हैं, रेट ऑफ टर्निंग ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, जिस रेट से वेलोसिटी वेक्टर टर्न कर रहा है। नॉर्मल सर्कुलर मोशन में हम क्या बोलते हैं, रेट ऐसे विजुअलाइज करते हैं कि रेट ऑफ टर्निंग ऑफ रेडियस वेक्टर, लेकिन रेट ऑफ टर्निंग ऑफ रेडियस वेक्टर इज एक्जैक्टली सेम एज रेट ऑफ टर्निंग ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। क्यों? क्योंकि जिस रेट से रेडियस टर्न हो रहा है उसी रेट से टैंजेंट भी टर्न हो रही होगी, और वेलोसिटी वेक्टर क्या टैंजेंट के अलॉन्ग ही तो है।
तो इसको ऐसे देखना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन v टू ओमेगा लिख रहा हूँ, तो ओमेगा को कई बार दिमाग में ऐसा सोचना कि रेट ऑफ टर्निंग ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, तो वो ज्यादा यूजफुल होता है कई बार, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कई केसेस देखेंगे हम लोग। एक तो जैसे वेलोसिटी पैरेलल टू बी, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, बट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी, इसमें हम देखेंगे सर्कुलर मोशन आएगा। ऐसे एंगल पे भी देखेंगे, अगर जनरल एंगल पे लॉन्च करेंगे तो क्या आएगा, वो सब देखते हैं बारी बारी। ठीक है, तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट केस है वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर। तो क्या होगा अगर वेलोसिटी वेक्टर मेरा बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, क्यू बी क्रॉस बी, मतलब क्यू बी ही हो जाएगा, इज इट नॉट? क्रॉस प्रोडक्ट लो, अगर मान लो ये वेलोसिटी वेक्टर है तो इसके ऊपर फोर्स कैसा होगा? बाय द वे जो प्रोसेस लगा रखे हैं, प्रोसेस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज। ठीक है, अक्सर मैग्नेटिक फील्ड होगा इनटू द पेज होगा या आउट ऑफ द पेज होगा, क्योंकि तुम्हें पता है क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से फोर्स लगता है, ताकि फोर्सेस हमको पेज के प्लेन में नजर आए, तो इसीलिए अक्सर मैग्नेटिक फील्ड में आइदर इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज होगी। तो यहाँ पे देखो ये चार्ज पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स v क्रॉस b के हिसाब से इधर लग जाएगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता तो ऑब्वियसली बाहर की तरफ लगता। ओके, अच्छा, अब v क्रॉस b, तो v भी परपेंडिकुलर, तो खाली v भी लिख सकते हैं, sin 90 का फैक्टर आएगा, तो इसके ऊपर फोर्स कितना हो गया, qv भी हो गया, और qv भी शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रेडियस कितना आ गया मेरा, mv बाय qv आ गया। और इसका ये भी मतलब है, क्योंकि स्पीड तो चेंज होने वाली है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड वर्क तो कुछ करता नहीं, इसका मतलब क्या है, ये पाथ जो है कांस्टेंट रेडियस का पाथ होगा, वेरिएबल रेडियस का पाथ नहीं होगा, बट ये पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस, और कांस्टेंट रेडियस का पाथ क्या होता है, सर्कल ही तो होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चला जाएगा, इट विल एग्जीक्यूट अ सर्कल। ठीक है, समझ गए? अब सर्कल का सेंस क्या होगा, सर्कल क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? एक तो तरीका ये है कि क्यू वी क्रॉस बी से हम सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन निकालें, जिस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है उस डायरेक्शन में सेंटर लाई करेगा, और इनिशियल वेलोसिटी जो होगी टैंजेंट होगी, तो उससे एक तरह से पता लगा सकते हैं। बाकी देयर इज अ क्विकर मेथड फॉर फाइंडिंग द सेंस ऑफ रोटेशन, ये क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह में 2 सेकंड फालतू लगेगा। क्विक तरीका क्या है, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का जो रिजल्ट है उसका जस्ट उल्टा पॉजिटिव चार्जेस के लिए होगा। इलेक्ट्रॉन का सेंस ऑफ रोटेशन अगर मुझे पता करना है कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या करो, अपने राइट हैंड के थंब को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कर दो। ठीक है, राइट हैंड के थंब को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन कर दो, तो कर्ल ऑफ फिंगर से तुम्हें इलेक्ट्रॉन का सेंस ऑफ रोटेशन मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज के लिए अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड कर दो, पॉजिटिव चार्ज के लिए अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड को थंब को कर दो, तो फिर कर्ल ऑफ फिंगर से तुम्हें सेंस ऑफ रोटेशन मिलेगा। तो जैसे अपने केस में ये वाला जो मैंने बनाया हुआ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज जा रहा है ना, तो राइट हैंड के थंब को आउट ऑफ द पेज पॉइंट करो, आउट ऑफ द पेज पॉइंट करो, तो देखो कर्ल ऑफ फिंगर्स कैसे आ रहा है, ऐसे करके ऐसे से आ रहा है, तो इमीडिएटली हमें पता चल गया किस सेंस में रोटेट करोगा। ठीक है, तो ठीक है, दोनों में से कोई भी तरीका यूज करो। क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो है उसमें थोड़ा फिजिक्स का इंट्यूशन ज्यादा है कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स इधर है तो सेंटर ऑफ सर्कल इधर होगा और टेंजेंट के लॉन्ग स्पीड होगी, तो ऐसे पाथ बनूंगा, बट बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो क्विक मेथड ही हमें पता होना चाहिए। तो समझ में आया ना क्विक मेथड क्या है, राइट हैंड के थंब को मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट पॉइंट करना है पॉजिटिव चार्जेस के लिए, और कर्ल ऑफ फिंगर से सेंस ऑफ रोटेशन मिलेगा। नेगेटिव चार्जेस के लिए अलोंग द फील्ड पॉइंट करना है राइट हैंड के थंब को, और कर्ल ऑफ फिंगर से हमें सेंस ऑफ रोटेशन मिलेगा। तो याद रखो, इलेक्ट्रॉन के लिए बिल्कुल अलोंग द फील्ड से आएगा, ठीक है, प्रोटॉन के लिए अगेंस्ट द फील्ड से आएगा। ठीक है, तो ये तो मेरा रेडियस आ गया। ठीक है, अब क्या लिखा, नाउ v इज कांस्टेंट, दस r मस्ट आल्सो बी कांस्टेंट। तो मोशन ऑफ द पार्टिकल जो हमारा सर्कुलर है, सर्कुलर मोशन होएगा। और अच्छा, ओमेगा क्या हो जाएगी इसकी, v बाय आर, तो वो क्या आ जाएगा, क्यू बी बाय एम। तो एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो जो इसकी एंगुलर स्पीड है वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, स्पीड से इंडिपेंडेंट है, जो मर्जी स्पीड से तुम लॉन्च करो फर्क नहीं पड़ता, स्पीड तो खत्म ही हो गई ना इसके अंदर। देखो जो जिस मर्जी स्पीड से तुम लॉन्च करो, जो टाइम ऑफ उसका रेवोल्यूशन है, पूरे चक्कर का जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है स्पीड से। इसका मतलब क्या है, यहीं से 2 चार्ज पार्टिकल्स अगर लॉन्च कर रहे हो, एक ज्यादा स्पीड से लॉन्च कर रहे हो, एक कम स्पीड से लॉन्च कर रहे हो, तो जो कम स्पीड से लॉन्च कर रहे हो वो छोटा सर्कल एग्जीक्यूट करके आ जाएगा, और जो ज्यादा स्पीड से लॉन्च कर रहे हो बड़ा सर्कल एग्जीक्यूट करके आएगा, लेकिन सेम पॉइंट पे दोनों सेम टाइम पे ही पहुंचेंगे, इज इट नॉट? क्योंकि स्पीड से तो इंडिपेंडेंट है ना राउंड ट्रिप टाइम। ओमेगा अगर इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या, 2 पाई बाय ओमेगा इंडिपेंडेंट। तो इट डजंट मैटर, अगर सेम चार्ज के पार्टिकल्स हैं, 2 प्रोटॉन्स है लेटर से, और इमेजिन करो 2 प्रोटॉन्स आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे, खाली मैग्नेटिक फोर्स उन पे लग रहा है, तो जिसकी ज्यादा स्पीड है वो बड़ा सर्कल करके आ जाएगा, जिसकी छोटी स्पीड है वो छोटा सर्कल करके आ जाएगा, जिसकी और छोटी स्पीड है वो और छोटा सर्कल करके आ जाएगा, बट इन सबके राउंड ट्रिप टाइम जो होंगे वो सेम होंगे। समझ में आई बात की नहीं, इट्स जस्ट क्यू बी बाय एन। रादर प्रोटॉन क्या
Q by M रेशियो सेम होना चाहिए खाली, इज इट नॉट? माने फॉर एग्जांपल ड्यूट्रॉन ले लो और अल्फा पार्टिकल ले लो, तो ड्यूट्रॉन में क्या होता है, ड्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, राइट? और अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो चार्ज टू मास रेशियो सेम है ना अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन का, तो एक अल्फा पार्टिकल को इधर से छोड़ दो, एक ड्यूट्रॉन को इधर से छोड़ दो, तो दोनों सेम टाइम में अपना राउंड ट्रिप कंप्लीट करके आएंगे, अज्यूमिंग दैट देयर इज ओनली मैग्नेटिक फोर्स। आपस का कोई मतलब इंटरेक्शन को इग्नोर कर दो, राउंड ट्रिप टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, समझ गए? ठीक है, तो ये मेरा ओमेगा आ गया क्यूबी बाई एम, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होगा रेवोल्यूशन का, तो टाइम पीरियड तो बस 2 पाई बाय ओमेगा कर दिया, ये टाइम पीरियड का आ गया फॉर्मूला। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये क्यूबी बाई 3 पाई एम, ठीक है। ओके, अब क्या लिखा मैंने, साइन ऑफ द चार्ज डिसाइड द सेंस ऑफ रोटेशन, ठीक है। सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी क्विकली फाउंड एज फॉलोज, फॉर एन इलेक्ट्रॉन पॉइंट द थंब, शुड बी थंब, point the thumb of right hand along the magnetic field. Now the curl of fingers gives the sense of rotation of the electron or negatively charged particles. For protons or positive particles, the sense of rotation is just the opposite of this. ठीक है, तो समझ में आ गई ये बात, क्लियर है सभी को? अभी ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन मेरा, a charged particle is projected in a magnetic field such that V क्या है हमारा 3 I cap plus 4 J cap into 10⁻⁻2 टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन जो है चार्ज पार्टिकल का क्या है हमारा, दैट इज x I cap plus 2 J cap। x कोई अननोन है, मतलब समझो किसी की साइंटिस्ट की डायरी में नोट नहीं हुआ ठीक से, x की वैल्यू है, मिट गया, ठीक है। कोई एंशिएंट टाइम की कोई डायरी देख रहे, एंशिएंट तो खैर क्या होगा 1700 के बाद का ही होगा, ठीक है। तो अभी मुझे x की वैल्यू पता लगानी, तो कैसे पता लगा सकते हैं, उनको पता है कि एक्सेलरेशन वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और परपेंडिकुलर का क्या टेस्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो बस इनका डॉट प्रोडक्ट 0 करके जल्दी से कर लो, फिर आगे बात करते हैं। सिंपल ही है, बस क्या लिख दिया मैंने, F is perpendicular to B, therefore acceleration is perpendicular to B, therefore A dot B 0, बस अब डॉट प्रोडक्ट लेके, ये 10⁻⁻2 का कोई रोल नहीं है, ठीक है, समझिए कुछ भी होता क्या ही फर्क पड़ता, बस इसका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी -8/3, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो जनरली स्पेसिफिक जहां पे भी लग जाता है, तुम लोग का क्या एक्सपीरियंस है, पर यूनिट मास हो जाता है, जहां पे भी स्पेसिफिक लगता है पर यूनिट मास हो जाता है अक्सर। तो स्पेसिफिक चार्ज की क्या डेफिनेशन है, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब है रेशियो ऑफ चार्ज टू मास ऑफ एनी पार्टिकल, ठीक है। चार्ज पर यूनिट मास को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। स्पेसिफिक चार्ज क्यों डिफाइन कर रहे हैं, तुमने देख लिया कि पहले ही क्यू यानी क्यू बाई एम के ऊपर डिपेंडेंट चीजें आ रही है ना, टाइम पीरियड भी है चाहे कुछ भी, तो सब जगह क्यू बाई एम का फैक्टर आ रहा है, तो इसलिए क्यू बाई एम के फैक्टर को डायरेक्टली कई जगह डील कर सकते हैं, तो डिफाइन नहीं करती है उसको स्पेसिफिक चार्ज अल्फा, ठीक है। अल्फा इज क्यू बाई एम, द एंगुलर स्पीड ऑफ एनी पार्टिकल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम, यानी कि सिंपली अल्फा टाइम्स बी लिख सकते हैं, अल्फा इज क्यू बाई एम, ठीक है। Thus, particles having same specific charges will have same angular frequency and hence the same time period of revolution. So, for example, deuteron and an alpha particle have same time period of revolution. ठीक है, period of revolution is independent of projection speed, और r क्या मेरा mv by qb, इसको भी v by alpha भी लिख सकता हूँ, तो speed determines the radius and not the time period, समझ गए? स्पीड से रेडियस तो डिपेंड करता है स्पीड पे, लेकिन टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। इसके बाद ये वैसे तो क्वेश्चन ही है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड थ्योरी की तरह से डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनते रहते हैं इसी को मॉडिफाई कर करके। तो क्वेश्चन क्या है, मेरे पास एक स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है जो रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, समझ गए? पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बस यहां से लेके यहां तक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और एक कोई चार्ज पार्टिकल है जिसको मैंने धक्का दे दिया, तो पहले तो बिना फील्ड के रीजन में जा रहा था, तो स्ट्रेट लाइन में जाता रहेगा। जब वो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में घुसेगा, तो फिर ये आर्क ऑफ अ सर्कल लेना शुरू करेगा, राइट? क्योंकि स्टार्ट मूविंग अलोंग आर्क ऑफ अ सर्कल, एक्चुअली पूरा मैग्नेटिक फील्ड तो पूरा सर्कल लेता, लेकिन अभी क्या है, क्योंकि लिमिटेड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड, तो आर्क ऑफ अ सर्कल लेगा, और जैसे ही इसकी बाउंड्री पे पहुंचेगा, इधर से ये टेंजेंशियली उड़ के बाहर चला जाएगा, इट विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। अब इस प्रोसेस में इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन में कुछ तो एंगल होगा, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो अभी हम लोग किस चीज में इंटरेस्टेड है, हम ये निकालने में इंटरेस्टेड है कि ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, समझ गए? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, वी वांट टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। 2 मिनट सोचो फिर डिस्कस करते हो। देखो एक चीज, पार्टिकल जैसे ही इसके अंदर जाएगा आर्क ऑफ अ सर्कल लेना शुरू कर चुका है, ठीक है। तो
अब सर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कहाँ पे होता है? हमें पता है कि टैंजेंट के परपेंडिकुलर पे होगा, इज इट नॉट? तो वेलोसिटी वेक्टर तो टैंजेंट के होंगे, इसकी परपेंडिकुलर, यानी ये जो बाउंड्री है इसी के ऊपर कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, राइट? अब बाहर निकल रहा है तो एग्जिट पॉइंट पे भी मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो यहाँ पर भी इसकी परपेंडिकुलर पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करना है ना? तो क्या है यहाँ पे कहीं ये जो सर्कल का रेडियस अगर आर है तो ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आई इतनी बात? अब मेरा एंगल ऑफ डेविएशन होगा कितना, तो ध्यान से देखो, अगर ये मेरा एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, उसका मतलब क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है। तो इसका और इसका सम 180 है और इसका और इसका सम भी 180 है। इसका मतलब क्या है? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है ना? तो ये मेरा यही एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि जिस एंगल से रेडियस घूम गया उसी एंगल से टैंजेंट घूम गया, तो ऐसे भी डायरेक्टली देख सकते हो कि थीटा मेरा एंगल ऑफ डेविएशन, राइट? अब ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? तो इसका जो रीजन है इसकी विड्थ तो डी है मेरी, तो ये तो डी हो जाएगा, डी हो गया, और ये आर हो गया, आर हाइपोटेन्यूज हो गया। अब बस राइट ट्रायंगल से क्या दिख रहा है? साइन थीटा क्या हो गया? डी बाय आर हो गया मेरा। तो बस थीटा क्या हो गया? साइन इनवर्स ऑफ डी बाय आर। समझ में आई बात के लिए? अब ये डिफाइन कब होगा? जब तक डी की वैल्यू जो है आर से छोटी है तब तक साइन इनवर्स डिफाइन होगा। लेकिन अगर डी की वैल्यू आर से बड़ी है तो फिर क्या होगा? अगर डी की वैल्यू आर से बड़ी है तो फिर क्या होगा? ये निकलेगा ही नहीं पार्टिकल उस साइड से। होगा क्या? अगर सफिशिएंटली लार्ज रीजन तो पूरा सेमी सर्कल करके वापस इसी साइड से निकलेगा। समझ में आई बात के लिए? अगर डी मेरा बहुत ज्यादा है तो किसी ना किसी डी के लिए 90 डिग्री को टेंडिंग पहुंच जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री मतलब मान लो 89.99 डिग्री आ रहा है तब तो बाहर निकलेगा, लेकिन 90 डिग्री का मतलब तो ग्रेजिंग है। 90 से जरा सा भी एक्स्ट्रा अगर दिख रहा है, यानी मतलब इस तरह से करके यहाँ पे अगर पहुंचा तो फिर पक्का वापस मुड़ के वापस सेमी सर्कल पूरा कर देगा। समझ नहीं बात नहीं? तो बाहर निकलने के लिए क्या कंडीशन है? ऑपोजिट साइड से बाहर निकलने के लिए जो डी है वो रेडियस से छोटा होना चाहिए। और रेडियस कितना होगा? रेडियस तो भाई एमवी बाई क्यूबी जो अभी प्रूव किया था, है ना? समझ में बात नहीं? तो क्या लिखा? तो साइन थीटा मेरा डी बाय आर, तो थीटा साइन इनवर्स ऑफ डी बाय आर। इफ डी इज ग्रेटर देन आर, पार्टिकल मेक्स अ फुल 180 डिग्री टर्न। ठीक है, दैट इज अ सेमी सर्कुलर यू टर्न। एंड इफ डी इज लेस देन और इक्वल टू आर, मतलब लेस देन है लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल टू है। जब इस सिंबल का मतलब होता है लेस देन बट ऑलमोस्ट इक्वल टू, समझ गए? लेस देन बट ऑलमोस्ट इक्वल टू, तो फिर उस केस में होगा तो थीटा ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा और ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे बाहर निकलेगा। बट ये स्लाइटली लेस देन पे ही होगा, स्लाइटली ग्रेटर देन होते ही 180 हो जाएगा वो। समझ गए? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू अ मैग्नेटिक स्ट्रिप वी इज नॉट परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री। वापस मेरे पास क्या है? ये मैग्नेटिक स्ट्रिप का रीजन है, समझ गए? इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, और अभी इसके अंदर वापस एक पार्टिकल एंटर कर रहा है, लेकिन ये जो एंट्री है पार्टिकल की वेलोसिटी की ये परपेंडिकुलर नहीं है स्ट्रिप के। ठीक है, ये किसी एंगल पे एंटर कर रहा है। ठीक है, कितने एंगल पे एंटर कर रहा है? ये किसी फाई एंगल पे एंटर कर रहा है। ओके, यहाँ पे फाई एंगल पे एंटर कर रहा है और उधर जो है ये थीटा प्लस फाई एंगल पे निकल, यानी इसका एक्स्ट्रा जो डेविएशन हुआ वो एक्स्ट्रा डेविएशन एंगल जो इसका थीटा हो रहा है। समझ गए? फील्ड के अंदर, यानी फाई तो ऑलरेडी था, रेडियस वेक्टर देखो कितना घूम गया। रेडियस वेक्टर जो है पहले वर्टिकल से यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फाई एंगल था इसका। ठीक है, जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से एंगल होगा वही रेडियस का वर्टिकल से एंगल होगा, इज इट नॉट? ये वेलोसिटी टैंजेंट के लॉन्ग और वो, समझ गए ना? तो ये कितना है? इसका एंगल ऑफ डेविएशन मेरा थीटा है। तो फाइनली ये हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल पे था, तो फाइनली जो है सॉरी इनिशियली फाई एंगल पे था हॉरिजॉन्टल से, तो फाइनली थीटा प्लस फाई एंगल पे ही है। अब मैं इंटरेस्टेड किस में हूँ? मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि थीटा की क्या वैल्यू जो कि एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्या है? वापस हम सिंपल ज्योमेट्री लगा सकते हैं। तो क्या ज्योमेट्री बनेगी? तो ये देखो, ये पूरा एंगल तो थीटा प्लस फाई हो गया, राइट? और ये एंगल मेरा फाई हो गया। तो इसका मतलब क्या? ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये तो मेरा आर साइन फाई हो जाएगा, और ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा प्लस फाइव। और इन दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो स्मॉल डी हो जाएगा। समझ में आई बात? थीटा में इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करके हम एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा? कंसीडर पार्टिकल एंटरिंग अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल फाई अबव द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर. For this angle of deviation theta can be worked out using a little geometry or trigonometry. It can be readily seen that r sin of theta plus phi minus r sin phi is equal to d. ठीक है, अब इससे थीटा क्या आ गया? साइन इनवर्स ऑफ डी बाय आर प्लस साइन फाइव। ठीक है, एंड माइनस फाइव। समझ में आया कि नहीं? Here the key idea is here to visualize the complete circle and then work out the trigonometric relation. यहाँ पे जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी हमेशा सर्कल कंप्लीट कर लेनी, ठीक है? क्योंकि डिपेंड करता है, जैसे अबव द हॉरिजॉन्टल थी यहाँ पे वेलोसिटी, लेकिन बिलो द हॉरिजॉन्टल होती तो हो सकता है सेंटर जो है इसके बीच में लाई कर रहा है। अगर इसके बीच में लाई कर जाता तो हो सकता है यहाँ पे माइनस की जगह तुम्हें प्लस लगाना पड़ता, मतलब। ठीक है, तो बिना ज्योमेट्री ड्रॉ किए सीधे सीधे मैकेनिकली मत करना,
तो यहाँ पे तो बिलो द हॉरिजॉन्टल है तो ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं। तो केसेस कहाँ तक याद रखो, ये बिलो द हॉरिजॉन्टल, अबव द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इससे अच्छा है क्या, बेसिक तरीका याद रखो कि कभी भी विजुलाइज करना है पास तो सर्कल कंप्लीट कर लो और उसके बाद फिर देख लो कि स्ट्रिप के इंटरसेप्ट्स कहाँ पड़ रहे हैं, वहां पे टेंजेंट्स कैसी पड़ रही है, समझ गए कि नहीं। कोई भी सर्कल है उसके ऊपर स्ट्रिप के इंटरसेप्ट्स देख लो और इंटरसेप्ट पे देख लो टेंजेंट कैसी पड़ रही है, उसके बाद थोड़ा ज्योमेट्री लगा के जो स्ट्रिप की विड्थ है उसको एंगल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, ये की आइडिया है, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद क्या लिखा मैंने, द सेंटर ऑफ सर्कल मे लाई इनसाइड और आउटसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सी द पॉसिबिलिटी इन द एडजेसेंट फिगर। ये भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखो अभी वापस वेलोसिटी बिलो द हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे और सेंटर जो है यहाँ पे पड़ेगा। अभी इसके अंदर भी क्या है, वेलोसिटी बिलो द हॉरिजॉन्टल और अबव द हॉरिजॉन्टल कहना भी काफी नहीं है। अब चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, इज इट नॉट। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो हो सकता है ऐसे करके ऐसे सर्कल है, इनफैक्ट मैग्नेटिक फील्ड अगर इनटू द पेज है तो चार्ज पॉजिटिव है तो ऐसा वाला सर्कल लेगा, चार्ज नेगेटिव होता है तो ऐसा करके ऐसा सर्कल ले जाता है, इज इट नॉट। समझ में आई बात के लिए। तो बहुत सारे केसेस बना बना के इतने परम्यूटेशन कहाँ तक याद रखोगे, तो इससे अच्छा बेसिक तरीका सर्कल का सेंस देख लो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से और फिगर बना लो और उसके बाद सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी पॉजिटिव चार्ज के साथ ही सॉल्व किया, तो इस केस में मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो उसी तरफ लाई कर होगा, समझ गए, स्ट्रिप के अंदर लाई कर जाएगा। इस केस में क्या लिखा, सेंटर ऑफ सर्कल में लाई इनसाइड और आउटसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सी द पॉसिबिलिटी इन द एडजेसेंट फिगर। इस केस में क्या हो जाएगा, आर साइन फाइव प्लस आर साइन थीटा माइनस फाइव हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एंगल फाइव है, वर्टिकल से ये एंगल फाइव है, ठीक है। और ये टोटल एंगल ऑफ डिविएशन को मैं थीटा बोल रहा हूँ, तो ये एंगल मेरा थीटा माइनस फाइव हो जाएगा। तो बाहर निकलने वाला एंगल थीटा माइनस फाइव होगा, ना कि थीटा प्लस फाइव, समझ गए, ठीक है। तो क्या लिखा, अभी आर साइन फाइव प्लस आर साइन थीटा माइनस फाइव इक्वल टू डी हो गया। यहाँ पे समझ गए, पहले माइनस आया था, यहाँ पे अभी प्लस आ गया, ठीक है। तो बस वापस अभी थीटा निकाल लिया तो साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग आ गया, राइट। अब यहाँ पे भी एक केस हो सकता है कि ये बाहर ही ना निकले। कब बाहर नहीं निकलेगा, सोचो, लिमिटिंग केस में क्या होगा, ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, इसको छू के फिर ऐसे करके ऐसे सेम साइड से बाहर निकलेगा, देखो। अगर सफिशिएंटली लार्ज नहीं है स्पीड तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाके ऐसे सर्कल करके सेम साइड से भी निकल सकते हैं, देखो। तो ये कब होगा, जब ये साइन इनवर्स वाला आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं है। साइन इनवर्स के अंदर तुम्हें पता है जो भी आर्ग्यूमेंट है ये वन से छोटा होना चाहिए। साइन इनवर्स के अंदर ये आर्ग्यूमेंट अगर मेरा वन से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब कि पार्टिकल बाहर नहीं निकल पाएगा, समझ गए। लिमिटिंग केस में जब ये वन हो रहा होगा तो फिर बस जस्ट ऐसे ग्रेजिंग बाहर निकल रहा होगा, जब ये वन हो रहा होगा, ठीक है। क्या लिखा, इफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन इनवर्स टर्म इज ग्रेटर देन वन, that means the particle will not be able to cross the magnetic strip and it will emerge from the same side of the strip, सेम साइड से ये वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख लो, कुछ डिस्कशन है तो बोल दो, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन क्या है, शशि भूषण तिवारी का क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे, मैग्नेटिक्स का। क्या है क्वेश्चन, फिगर शो सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस √3 मीटर। तो ये सर्कल है, कितना रेडियस, √3 मीटर का सर्कल है, ओके। and which has uniform magnetic field 0.2 Tesla directed into the plane of the figure। तो इसके अंदर में मेरा 0.2 Tesla मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। A particle having mass 2 grams, velocity 0.3 meter per second and charge 1 millicoulomb is projected along the radius of the circular region as shown in the figure। तो यहाँ पे मैंने ऐसे करके ऐसे किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, जैसे ही पार्टिकल इसके अंदर घुसेगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो आर्क ऑफ सर्कल लेना शुरू कर देगा, ठीक है। और सर्कुलर आर्क लेके कहीं से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्या लिखा, projected along the radius of the circular region as shown, calculate the angular deviation produced in the path of particle as it comes out of the magnetic field, neglect any other force apart from the magnetic force। तो ये ऐसे करके ऐसे अगर जा रहा है तो तुमको पता है ये इनिशियल डायरेक्शन है, ये फाइनल डायरेक्शन। इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन के वेक्टर्स के बीच में जो एंगल आता है ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ठीक है। तो जल्दी से खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं, जल्दी से कर लो। हाँ, तो इसमें एक चीज देखो, हमें पता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो वेलोसिटी की परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये एंटर हो रहा है तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन यहाँ कहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही जब बाहर निकल रहा है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन ये होगी, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ कहीं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, समझ में आ रही बात की नहीं। तो ये सर्कल के अंदर ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो दो सर्कल्स का इंटरसेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। और ये मैंने रेडियस ड्रॉ कर दिया इधर इधर, समझ गए, ठीक है। तो अभी यहाँ से क्या दिख रहा है, अब मैंने क्या किया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, ये इसका सेंटर कर्वेचर है। यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है मेरा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर के तो परपेंडिकुलर है ये। तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है तो फिर ये परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री हमें दिख रहा है, ओके। तो अभी क्या होगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये मेरी एंट्री की वेलोसिटी लाइन है, ये मेरी एग्जिट की वेलोसिटी है, ये मेरा ये 2 थीटा मेरा
एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। इसको 2 थीटा क्यों बोला? क्योंकि ये दिख रहा है ना, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, इज इट? नो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, राइट? समझ में आया? तो और ये साइक्लिक क्वाड बना 90 डिग्री 90 डिग्री, तो फिर ये मतलब इन दोनों का सम 180 और इसका और इसका और इसका सम भी 180 है, तो इसलिए ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा, राइट? तो अब तो सिंपल ये 90 डिग्री दिख रहा है, राइट ट्रायंगल है, तो बस साइन थीटा क्या आ गया मेरा? साइन थीटा अगर तुम देखोगे तो ये रेडियस तुम्हारा हाँ, तो क्या आ जाएगा मेरा? इनफैक्ट टैन थीटा, नॉट साइन थीटा, ये स्मॉल आर है ये कैपिटल आर है, तो टैन थीटा जो है मेरा वो कितना आ जाएगा? टैन थीटा विल बी कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, ठीक है? और अभी स्मॉल आर को क्या डाल सकते हैं? एमवी बाई क्यूबी, ये निकाल चुके हैं हम, सर्कल का रेडियस क्या होता है, तो ये मेरे पास क्या आ गया? क्यूबी आर बाई एमवी आ गया। तो अब थीटा मेरा टैन इनवर्स ऑफ दिस हो गया, तो एंगुलर डेविएशन 2 थीटा दैट इज ट्वाइस टैन इनवर्स ऑफ दिस, राइट? अब बाकी नंबर्स में निकालना है तो बस वैल्यूज डाल दो, तो नंबर्स अच्छे दिए हुए, वैल्यूज डालने के बाद ये 60 डिग्री आ जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, आ गया समझ में? अभी अगला क्वेश्चन देखो, जैसे हमने अभी देखी थी ना थियरी कि अगर किसी एंगल पे एंटर कर रहा है स्ट्रिप में तो कितना एंगुलर डेविएशन होगा, तो उसी के ऊपर बेस्ड है। ये भी शायद एसपी तिवारी का ये प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डेविएशन पाथ ऑफ द पार्टिकल इफ d is 5 mv by 4 qb into 1 minus sin theta। ये थीटा एंगल पे एंटर हो रहा है पार्टिकल, ठीक है, और d की वैल्यू क्या दे रखी है? d इसी के टर्म्स में दे रखा है क्या? 5 mv by 4 qb into 1 minus sin theta, ओके? और बाद में थीटा को 30 डिग्री डाल देंगे एक बार थीटा के टर्म्स में निकाल के, ठीक है? तो करो, ट्राई करो इसको, एंगुलर डेविएशन निकालो इसको। ओके, लेट्स डिस्कस दिस। तो ये कैसा केस है? ये अगर केस देखो तो वही केस है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे ये दिखाया था, इज इट नॉट? लुक एट दिस, बस फर्क क्या है, यहाँ पे फाई और थीटा को एक्सचेंज कर दिया इस क्वेश्चन में, यानी वहां पे फाई एंगल पे एंटर हो रहा था और थीटा एंगुलर डेविएशन था। अभी इस केस में अपने ये यहाँ पे थीटा एंगल पे एंटर हो रहा है और वहां पे अगर इसको मैं इसको फाई मान लूं इसको थीटा मान लूं, तो थीटा एंड फाई आर एक्सचेंज। यहाँ पे क्या आया था मेरे पास? आर साइन थीटा प्लस फाई माइनस आर साइन फाई इज डी। तो अपने इस वाले केस में क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो साइन थीटा प्लस फाई तो वही रहेगा, यहाँ पे आर साइन थीटा आ जाएगा, राइट? तो वही क्या हुआ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी अगर इमेजिन करोगे ऐसे करके, ऐसे एक सर्कल ऐसे करके ऐसे इमेजिन करोगे, राइट? एंड दिस इज योर आर, सो दिस डिस्टेंस इज आर साइन थीटा एंड दिस होल डिस्टेंस इज आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाई एंड द डिफरेंस ऑफ द टू मस्ट बी इक्वल टू डी। तो वही लिखा है, आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाई माइनस आर साइन थीटा इक्वल टू डी। दैट गिव्स यू एन इक्वेशन इन दिस थिंग, फाई में इक्वेशन हो गया। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई? Sin inverse of d by r plus sin theta minus theta, right? Now radius is mv by qb and d by r. Now d is given to be this, so you divide this by mv by qb, so this comes out to be 5 by 4 into 1 minus sin theta. So now just put this, so 5 is sin inverse of 5 by 4 into 1 minus sin theta plus sin theta and minus theta, right? So this becomes what? This becomes sin inverse of 5 by 4 minus 1 by 4 sin theta. Now you can see that this value will not be defined because sin theta in the best case it can be what? 1 हो सकता है, best case में 1 हो सकता है, right? तो क्या लिखा? If theta is 30 degree, now theta is given as 30 degree, तो phi क्या आ गया? Sin inverse of 5 by 4 minus 1 by 8. So the sin inverse of something more than 1 which is not defined. Here the expression in parentheses is not defined, thus our assumption is not correct. We have assumed that it come from the other side, but it will not because this expression is not defined. Therefore, the particle must emerge on the same side. Okay. Now we can easily find the angle of deviation. अभी क्या है? यहाँ पे ऐसे थीटा एंगल के ऊपर गया है, आर्क लेके आएगा तो ऐसे ही आ जाएगा, समझ गए? ये स्ट्रिप के साथ सर्कल का इंटरसेक्शन देखोगे तो जिस एंगल पे ये टैंजेंट होगी उतने ही एंगल पे ये टैंजेंट होगी, राइट? तो एंगुलर डेविएशन क्या हो जाएगा फिर? यहाँ पे देखो, दिस इज योर एंगुलर डेविएशन, राइट? सो दिस इज सिंपली you can easily see that this angle must be 180 minus 2 theta, right? Can you see that? Simple geometry से दिख रहा है, ठीक है? क्या लिखा? Okay. Consider the adjacent figure depicting the path of the particle. From the figure, it can be seen that initial velocity vector makes theta with the positive x-axis. So it's making theta with the positive x-axis, and finally it is making 180 degree minus theta with the positive x-axis. So just theta final minus theta initial you do. So 180 minus theta. So that is 180 degree minus 2 theta. So angular deviation is simply theta is 30 degree. So angular deviation is 120 degree, right? समझ में आया ना सभी को? Clear? अब इसी के अंदर अगर इसी को मैं मॉडिफाई करता क्वेश्चन, तो क्या पूछा? व्हाट आर द परमिसिबल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर इमर्जेंस फ्रॉम द अदर साइड? तो अगर दूसरी साइड से इमर्ज मुझे कराना है तो आर्गुमेंट ऑफ साइन इनवर्स शुड हैव अ मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू 1, राइट? तो इसका मतलब क्या? 5 by 4 minus 1 by 4 sin थीटा
इनफैक्ट इक्वालिटी को कंसीडर नहीं करते फिजिक्स में। मैंने बोला ना, जस्ट एग्जैक्टली बाउंड्री लाइन पे कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है वापस आ जाए, हो सकता है बाहर निकले, तो मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा, तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी पे मैं खेलूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो फिर उससे मेरे पास क्या आ जाता है, साइन थीटा मेरा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो गिवन डेटा इसकी इस डेटा के साथ दूसरी साइड से निकलना पॉसिबल नहीं है। गिवन डेटा इस तरह का मेरा, मतलब अभी हो क्या रहा है, तुम लोग सोचोगे यार स्पीड बढ़ाते जाऊंगा तभी तो निकलना चाहिए, लेकिन चक्कर क्या है, मेरे जो स्ट्रिप का विड्थ है वो भी स्पीड के टर्म्स में डिफाइंड है। स्पीड बढ़ाते जाओगे तो स्ट्रिप की विड्थ भी बढ़ा रहे हो, क्योंकि स्ट्रिप की विड्थ समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे स्ट्रिप की विड्थ जो है वो वी के टर्म्स में डिफाइंड है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऑल्दो अगर स्ट्रिप की विड्थ मेरी कांस्टेंट होती तो ऑब्वियसली स्पीड जैसे जैसे बढ़ाते जाते वैसे वैसे निकलने का पॉसिबिलिटी बन जाता है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा स्पीड कर दोगे तो नियरली स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ हो जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं। रेडियस का कर्वेचर क्या है, एम वी बाई क्यू बी। तो वी अगर बहुत लार्ज हो जाएगा तो रेडियस तो प्रैक्टिकली स्ट्रेट लाइन जैसा ही हो जाएगा, यानी वो रेडियस कर्वेचर इन्फिनिटी को अगर टेंड कर गया तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन जैसा दिखने लगेगा। तो अगर फिक्स विड्थ की स्ट्रिप होती तो पक्का बाहर निकल जाता, लेकिन क्या है यहाँ पे चक्कर ये कि स्ट्रिप की विड्थ भी मेरी स्पीड के साथ साथ चेंज होती जा रही है, इस वजह से ऐसा आ रहा है कि वो निकलेगा नहीं, ठीक है। स्पीड बढ़ाने पे भी वो निकलेगा नहीं, स्ट्रिप भी करस्पॉन्डिंगली लार्जर हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ये समझ में आया होगा एग्जांपल सभी को, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड विद बी नॉट परपेंडिकुलर टू बी। मतलब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो मेरी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स में हम तोड़ सकते हैं इसको। एक तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है मेरा, ठीक है, और वेलोसिटी ऐसे है, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, राइट। और जो कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके ऊपर तो कोई भी फोर्स लगेगा नहीं, इज इट नॉट। यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पार्टिकल का कुछ एक्सेलरेशन होने वाला नहीं है। जो कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है उस वेलोसिटी से तो पार्टिकल आगे ही बढ़ता रहेगा, ठीक है। और जो वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की टेंडेंसी होगी सर्कल में घुमाने की। समझ में आई बात की नहीं। बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स को हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, एक पैरेलल वेलोसिटी की वजह से, एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में हमें मोशन पता चलेगा, इज इट। मैग्नेटिक फील्ड जिस भी तरफ है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक प्लेन लाई करेगा, उस प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में जो है वो जो मोशन है वो किससे गवर्न होगा, वो जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वो वाली वेलोसिटी से गवर्न होगा। समझ में आ रही है बात की नहीं। तो जैसे अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड मेरा z डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, या x डायरेक्शन ही ले लो। यहाँ पे देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरा x डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फोर्स मेरा yz प्लेन के पैरेलल होनी चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं। अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरा x डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फोर्स मेरा yz प्लेन के पैरेलल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है वो yz प्लेन के प्लेन में ही लग रहा है। और yz प्लेन में अगर फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब क्या, खाली yz प्लेन की वेलोसिटी को ही वो इफेक्ट कर सकता है, वो x डायरेक्शन की वेलोसिटी को इफेक्ट नहीं कर सकता। तो yz प्लेन के अंदर अगर yz प्लेन वाली वेलोसिटी देखें, खाली yz प्लेन वाली वेलोसिटी तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही है, तो yz प्लेन वाले वेलोसिटी को जो है वो सर्कल में घुमाते रहेगा, इज इट। और x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी से तो पार्टिकल आगे ही चलता रहेगा। तो ओवरऑल अगर सुपर पोजिशन देखें, टोटल वेलोसिटी वेक्टर का सुपर पोजिशन देखें तो क्या दिखता है, yz प्लेन में तो सर्कल घूम रहा है और x डायरेक्शन की वजह से वो सर्कल आगे भी बढ़ता जा रहा है। समझ में आ रहा है, हेलिकल मोशन हो जाएगा, इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग अ हेलिक्स। तो जो प्रोजेक्शन उसका सर्कल एक डायरेक्शन से और आगे भी बढ़ता जा रहा है, दैट मींस व्हाट, इट्स एडवांसिंग आल्सो व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ सर्कल। समझ गए कि नहीं। तो ऐसे करके ऐसे हमारा ये सर्कल मतलब हेलिकल पाथ बनेगा। और ये जो हेलिक्स है, और बाय द वे कई बार पूछते हैं कि रेडियस, तो रेडियस भी दो तरह के डिफाइन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि हेलिक्स का रेडियस, हेलिक्स का रेडियस क्या यानी समझो स्प्रिंग जैसा बना हुआ, तो स्प्रिंग को कट करोगे तो छोटा सा टुकड़ा होगा, उस छोटे से टुकड़े का कुछ रेडियस का कर्वेचर होगा। और एक दूसरा रेडियस का कर्वेचर क्या हो सकता है, ये जो हेलिक्स बना है इस हेलिक्स का कुछ कंटेनिंग सिलेंडर होगा, तो उस सिलेंडर का कुछ रेडियस होगा। समझ में आई बात की नहीं। तो दो अलग अलग बातें हैं। मतलब सोच के देखो, अगर मेरी एक्स एक्सिस में बहुत लार्ज वेलोसिटी हो गई तो वो स्प्रिंग कैसा बनेगा, बहुत खुले खुले टर्न्स का स्प्रिंग बनेगा, यानी ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कुछ बनेगा। समझ में आ रही बात की नहीं। खुले 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 टर्न्स का स्प्रिंग बनेगा और स्प्रिंग के छोटे से टुकड़े का अगर रेडियस तरह से देखोगे तो वो लार्जर आ जाएगा, इज इट नॉट। इवन दो इट इज कंटेन्ड इन द सेम सिलेंडर, सेम सिलेंडर के अंदर ही हेलिक्स का रेडियस लार्जर या स्मॉलर हो सकता है। हेलिक्स का रेडियस में तो समझ रहे हो, देर आर टू रेडियस, एक है हेलिक्स का रेडियस यानी कि हेलिक्स की वायर का रेडियस, और दूसरा है हेलिक्स के एनवेलप का रेडियस। हेलिक्स का एनवेलप का रेडियस तो वही है आर, वो तो खाली वी परपेंडिकुलर से गवर्न हो रहा है, राइट। हेलिक्स का जो एनवेलप है, एनवेलपिंग सिलेंडर है, उसका जो रेडियस है खाली वी परपेंडिकुलर से गवर्न हो रहा है।
लेकिन हेलिक्स का जो एग्जैक्ट रेडियस है ऑब्वियसली बी पैरेलल अगर ज्यादा हो गया तो ज्यादा खुले खुले टर्न्स होंगे सब। इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं, किसी पेन स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दो तो उसका सिलेंडर तो वही रहेगा, कंटेनिंग सिलेंडर जो है इनफाइनाइट, लेकिन क्या है टर्न्स जो है खुले खुले तो बड़ा रेडियस कर्वेचर आ गया। तो ठीक है, तो कई बार हम इस टर्म को यूज करते हैं, लार्मर रेडियस एक टर्म यूज किया जाता है, लार्मर, LARMR नाम था फिजिसिस्ट का, लार्मर। तो लार्मर रेडियस डिस्टिंग्विश करने के लिए लार्मर रेडियस वर्ड यूज करते हैं। लार्मर रेडियस का मतलब क्या होता है? लार्मर रेडियस का मतलब होता है कंटेनिंग सिलेंडर का जो रेडियस है। ये हेलिक्स जो है किसी सिलेंडर में कंटेन्ड होगा, उस सिलेंडर का एनवेलप सिलेंडर का जो रेडियस है उसको लार्मर रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो लार्मर रेडियस विल बी गवर्न्ड ओनली बाय वी परपेंडिकुलर, समझ गए? और हेलिक्स की पिच होती है, हेलिक्स की पिच क्या होती है? पिच वर्ड तुम लोग पहले पढ़ चुके थे, स्क्रू गेज हमने देखा था। स्क्रू गेज में पिच कैसे डिफाइन किया था हम लोगों ने? एक पूरे टर्न के अंदर कितना आगे एडवांस कर गया। तो यहाँ पे हेलिक्स की भी पिच होगी, एक पूरे टर्न के अंदर ये कितना आगे बढ़ गया, दैट इज द पिच ऑफ द हेलिक्स, राइट? तो एक अगर पिच निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं? हम टाइम पीरियड हमें पता है, इसकी ओमेगा क्या होगी, क्यूबी बाय एम होगी ना ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाय ओमेगा, यानी 2 पाई एम बाय क्यूबी इसका टाइम पीरियड होगा। तो 2 पाई एम बाय क्यूबी को अगर मैं आगे बढ़ने की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास पिच आ जाएगी। समझ में आई बात की नहीं? एक टर्न में कितना आगे एडवांस किया, तो वी पैरेलल, ही के जो पैरेलल वेलोसिटी है उसको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास हेलिक्स की पिच आ जाएगी। तो आई होप फिजिक्स समझ में आ रही है ना इसकी, क्या हो रहा है, क्यों हेलिकल मोशन हो रहा है? क्योंकि पैरेलल वेलोसिटी अनअफेक्टेड है, तो पैरेलल वेलोसिटी से आगे बढ़ते जा रहा है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी से सर्कल में घूम रहा है, दोनों का सुपरपोजिशन हेलिक्स होगा। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ देते हैं क्या लिखा। If v vector is at some angle theta to b, then we can resolve v into components parallel and perpendicular to b. तो v पैरेलल क्या हो जाएगा मेरा? v cos थीटा, यानी ये b वेक्टर है, ये v वेक्टर है, इनके बीच में ये अगर एंगल थीटा है तो, ठीक है, दिखा नहीं रखा इस फिगर में, बट समझ गए ना, ये अगर एंगल थीटा है तो ये v cos थीटा हो जाएगा और ये v sin थीटा हो जाएगा, v परपेंडिकुलर, राइट? तो v पैरेलल इज v cos थीटा and v perpendicular is v sin theta. Now because of v parallel the particle experiences no force since q v parallel cross b 0 है, ठीक है? Thus, V parallel remains unchanged because the force is perpendicular to V parallel. Since force is perpendicular to V, ठीक है? Now, because of V perpendicular, the particle has a tendency to execute circular motion. खाली V perpendicular होता है तो सर्कल में चला जाता है, right? Thus, overall effect is the execution of a helical motion. In the plane perpendicular to V, the projection is a circle, but because of V parallel, the particle also keeps advancing along the B vector. ठीक है? तो I hope this is clear to everybody. समझ में आया होगा सभी को? इसके बाद आगे फॉर्मल डेफिनेशन, लार्मर रेडियस। लार्मर रेडियस को ऑल्टरनेटिवली जायरो रेडियस, साइक्लोट्रेन रेडियस, या सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो मैं कह सकता हूं एनवेलप का रेडियस, यानी एनवेलपिंग सिलेंडर रेडियस। ठीक है, क्या लिखा? एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेक्शन, द चार्ज पार्टिकल एग्जीक्यूट्स अ हेलिकल मोशन, द रेडियस ऑफ एनवेलपिंग सिलेंडर ऑफ सच अ हेलिक्स इज कॉल्ड द लार्मर रेडियस। ठीक है, इज आल्सो द रेडियस ऑफ द प्रोजेक्शन सर्कल इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, बी के अगर बी को डायरेक्टली हेड ऑन देख रहे हो तो बी मेरे को पॉइंट जैसा जिस प्लेन में दिख रहा है वहां पे सर्कल जो बनेगा उस सर्कल का रेडियस लार्मर रेडियस है। ठीक है, ओके, दिस कैन बी रेडली कैलकुलेटेड, कैसे? आर इज एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी हो जाएगा, राइट? वी परपेंडिकुलर से तो सर्कुलर मोशन डिसाइड हो रहा है, तो एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी, क्योंकि क्यू वी परपेंडिकुलर टाइम्स बी जो है वो एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? प्रोजेक्शन में अगर ऐसे ऐसे देख रहे हो तो पार्टिकल जिस प्रोजेक्शन में वो सर्कल दिख रहा है वहां पे ये रेडियस एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी दिखेगा, राइट? क्योंकि ये वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर नजर आ रही है। ठीक है, तो बस वी परपेंडिकुलर को मैंने वी साइन थीटा पुट कर दिया तो मेरा क्या आ गया? हेलिक्स का जो रेडियस है, हेलिक्स का रेडियस है लार्मर रेडियस, एनवेलप का रेडियस क्या आ गया? एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। क्लियर? ठीक है, अब जायरो फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले तो वो कितनी हो जाएगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल्स प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू बी इज नोन एज जायरो फ्रीक्वेंसी रेडियंस पर सेकंड। तो ये क्या है? वापस देखो, जायरो फ्रीक्वेंसी जो हमारी वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होगी, राइट? वो वापस क्यू बी बाय एम होगी, जैसे पहले था वैसे अभी भी है। तो होगा क्या? अगर मान लो मैंने यानी दो पार्टिकल्स को, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और दो पार्टिकल्स को अलग अलग स्पीड से लॉन्च कर दिया, तो एक केस में क्या होगा? एक केस में बड़े रेडियस का हेलिक्स बनेगा ऐसे ऐसे करके, एक केस में छोटे रेडियस का हेलिक्स बनेगा, लेकिन क्या है? टाइम पीरियड सेम रहेगा, इज इट नॉट? या फिर मान लो अगर दो पार्टिकल्स हैं जिनका वी पैरेलल बराबर है, ध्यान से सुनना मेरी बात, दो पार्टिकल्स है जिनका v पैरेलल बराबर है लेकिन v परपेंडिकुलर अनइक्वल है, तो क्या होगा? अगर प्रोजेक्शन में देखोगे, प्रोजेक्शन में कैसा मोशन दिखेगा? जिसका v परपेंडिकुलर ज्यादा बड़ा है उसका बड़ा सर्कल बनेगा, जिसका v परपेंडिकुलर छोटा उसका छोटा सर्कल बनेगा। समझ में आ रही बात की नहीं? लेकिन आगे तो ये दोनों सेम स्पीड से ही आगे बढ़ रहे होंगे, इसका मतलब क्या? दोनों हेलिसेस की पिच बराबर होगी, दोनों हेलिसेस की पिच बराबर होगी, तो क्या होगा? अगर सेम पॉइंट से दोनों को लॉन्च कर दिया
तो इस प्लेन में दिख रहा है दोनों बार बार एक टाइम पीरियड के बाद बार बार टच कर रहे होंगे। तो एक्चुअली क्या 3D स्पेस में भी ये बार बार टच कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि एक टाइम पीरियड में पढ़ तो बराबर ही होंगे ना, अगर v पैरेलल इक्वल। समझ में आई बात की नहीं? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं जिसमें पूछते हैं कि कितनी दूरी के बाद ये दोबारा फोकस हो जाएंगे। मतलब हो क्या रहा होगा, यहाँ से इकट्ठे चले पार्टिकल्स, फिर ये दो एक दूसरे से जुदा होगा, ठीक है, फिर उसके बाद फिर एक पिच कंप्लीट होगी तो फिर एक दूसरे के पास आएंगे, फिर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, फिर पास आएंगे, फिर सेपरेट हो जाएंगे। समझ में आई बात की नहीं? बेसिकली एक तरह से स्प्रिंग्स हैं, बट दे आर नॉट कोएक्सियल स्प्रिंग। ध्यान रखना, जो वेलोसिटी होती है वो टैंजेंट होती है सर्कल के, सेंटर थोड़ी ना होता है। तो दो टचिंग स्प्रिंग्स बनेंगे, समझ गए? ऐसे करके ऐसे सर्कल्स बनेंगे, ये दो टचिंग स्प्रिंग्स है, प्रोजेक्शन में टचिंग स्प्रिंग्स दिख रहे हैं, और आगे जो होंगे ये एक ऐसे से जा रहा है और दूसरा ऐसे से जा रहा है, और दोनों के अगर एक्सियल वेलोसिटीज दोनों के बराबर है तो दोनों की पिचेस फिर बराबर होंगे, क्योंकि टाइम पीरियड तो इंडिपेंडेंट ही होता है स्पीड से। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, समझ में आया ना ये? तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है यूरोडो में, पूछते हैं कि कितने डिस्टेंस के बाद दोबारा से फोकस हो जाएंगे पार्टिकल्स अगर सेपरेट हो रहे हैं, कुछ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। तो आइडिया समझ में आया ना? विजुअलाइज कैसे विजुअलाइज करोगे, ठीक है? तो क्या लिखा? हाँ, तो ये आ गया मेरा mv sin थीटा। अब जायरो फ्रीक्वेंसी क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल्स प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू बी इज कॉल्ड द जायरो फ्रीक्वेंसी। यानी जिस प्लेन में वो सर्कल दिख रहा है उस सर्कल के घूमने की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमारी जायरो फ्रीक्वेंसी है। तो दिस कैन बी रेडली कैलकुलेटेड एज ओमेगा क्या हो जाएगा, क्यूबी बाय एन। ठीक है, बेसिकली समझ गए ना? वापस वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट, और टी क्या आ जाएगा, 2 पाई m by क्यूबी। बाय द वे जायरो फ्रीक्वेंसी दोनों यूनिट्स में हो सकती है। इट कुड बी आइदर इन रेडियंस पर सेकंड और इट कुड बी इन हर्ट्ज, तो वो डिपेंड करता है, दोनों ही टर्म्स यूज करते हैं। बट यू नो व्हाट इज द रिलेशन, यूनिट से देख के पता चलेगा। जब रेडियंस पर सेकंड लिखा है तो ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है, और अगर पर सेकंड खाली लिखा है या हर्ट्ज लिखा है तो फिर तुमको न्यू दिया हुआ है, तो वो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई हो जाता है, 2 पाई नहीं। तो समझ गए? तो यूनिट से डिसाइड करना कि कौन सा नंबर दिया, तो 2 पाई का फैक्टर मिस नहीं करना कहीं भी, यूनिट से पता चल जाएगा कि ये कौन सा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो क्लियर है सभी को? इसके बाद हम लोग बात करते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच क्या है? जैसे मैंने अभी बताया था, एक पूरे टर्न में कितना आगे बढ़ गया, तो इसको मैंने लैम्डा से डिनोट किया हुआ पिच को, ठीक है, एक एक टर्न के बाद कितना कितना वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो वो लैम्डा से मैंने डिनोट किया। तो क्या लिखा? द डिस्टेंस थ्रू विच द चार्ज पार्टिकल एडवांसेस ड्यूरिंग वन कंप्लीट टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स इज कॉल्ड द पिच और लैम्डा। Thus, using the definition, तो lambda क्या हो जाएगा, v parallel into time period, parallel velocity into one time period, parallel velocity तो constant, वो क्या आ जाएगा, 2 pi mv cos theta by qb। ये हमारा पिच आ जाएगा हेलिक्स का, ठीक है। ओके, पिच का एंगल क्या है? द एंगल विच द वेलोसिटी वेक्टर मेक्स विद द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द पिच एंगल। यानी b वेक्टर में और v वेक्टर में जो एंगल है वही हमारा पिच एंगल कहलाता है। और वो पिच एंगल क्या हो जाएगा, वही एंगल हो जाएगा जो ये जो जिस पाथ के अलॉन्ग जा रहा है ना, इस पाथ के अलॉन्ग अगर वेलोसिटी वेक्टर को एक्सटेंड कर दो तो वो वही सेम एंगल ही होगा। इधर ये वेलोसिटी वेक्टर तो हमेशा टैंजेंट के अलॉन्ग होगा ना हेलिक्स की। मतलब समझ रहे हो 3D में टैंजेंट का क्या मतलब है? एक्चुअली में जिस तरफ पाथ है, हेलिक्स ऐसे से जा रहा है, टैंजेंट का मतलब खाली टचिंग इन वन पॉइंट से मतलब नहीं होगा। 3D अगर 3D कर्व के लिए टैंजेंट की बात कर रहे हो तो खाली टचिंग काफी नहीं है ना, मतलब ऐसे मतलब सर्कल है, नॉर्मली प्लेन में तो तुम कहोगे कि ये टैंजेंट है। अब 3D में ये थोड़ी ना बोल सकते सारे के सारे जो लाइंस है सारे के सारे उस सर्कल को एक ही पॉइंट में टच करें तो सब टैंजेंट है। टैंजेंट का मतलब 3D कर्व के लिए क्या होता है, वो उस डायरेक्शन में भी होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में कर्व चल रहा है उस डायरेक्शन में टैंजेंट होगी, ठीक है। टच एक पॉइंट पे करे सिर्फ, और जिस डायरेक्शन में कर्व चल रहा है उस डायरेक्शन में पॉइंट, तो वो टैंजेंट, समझ गए? तो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो हमारा टैंजेंट है। बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ही टैंजेंट की डायरेक्शन, ओके, यूनिक होगी। टैंजेंट ऐसा नहीं कि 3D कर्व है तो सारे के सारे टैंजेंट्स मान लो जो एक पॉइंट में बस इंटरसेक्ट कर, वो नहीं, समझ गए? ओके, तो पिच एंगल समझ में आया ना, एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली v tan थीटा क्या हो जाएगा मेरा, v परपेंडिकुलर अपॉन v पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आई बात समझ में? तो अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है मेरा क्वेश्चन। A particle having charge q and mass m is launched from the origin with initial speed v in the xy plane। यहाँ पे v स्पीड से xy प्लेन में मैंने इस पार्टिकल को लॉन्च कर दिया, ठीक है। ओके, फिर क्या लिखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी आई कैप दे रखा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है आई कैप में दे रखा है, ऐसे लॉन्च कर देंगे पार्टिकल। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मुझे पार्टिकल की पोजीशन पता लगानी, एक जनरल टाइम पे क्या पोजीशन होगी, तो बहुत ध्यान से करना है इसको। जो वेलोसिटी वेक्टर है इनिशियली, वापस इसमें एक तो कंपोनेंट v cos थीटा हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग। तो जब प्रोजेक्शन देख रहे हो, सर्कुलर प्रोजेक्शन देख रहे हो, तो उस वेलोसिटी को तो भूल ही जाओ। v sin थीटा से सर्कल एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उस सर्कल का टैंजेंट y एक्सिस होगा, ध्यान रखना। कई बार बच्चे सेंटर बना देते हैं, ओरिजिन, ओरिजिन विल नॉट बी द सेंटर, ओरिजिन इज वन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल। समझ में आई बात की नहीं?
ठीक है, सर्कल तो बना देते बच्चे, लेकिन कई बार ओरिजिन को सेंटर बना देते हैं। सेंटर थोड़ी ना होगा ओरिजिन सर्कल का, ओरिजिन तो पेरिफेरी का पॉइंट होगा। जिस भी पॉइंट से लॉन्च कर रहे हो वापस उस पॉइंट के अंदर वापस आना उसको, इज इट नॉट? तो लॉन्चिंग पॉइंट शुड ऑलवेज लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल, राइट? और जो इनिशियल वेलोसिटी है उस सर्कल की टैंजेंट होगी, समझ गए? तो कैसा सर्कल बनेगा? वाई एक्सिस के अलोंग अगर देखोगे v sin थीटा, तो इनिशियल वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड मेरा कैसे दिखेगा? जब इसी को विजुअलाइज करने के लिए क्या टेक्निक है, इसका ऐसा व्यू बनाओ कि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें एक पॉइंट जैसा दिखने लगे, समझ गए? यानी एक्स एक्सिस को घुमा के अपनी आंखों के सामने कर लो। विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यानी एक्स एक्सिस इधर था ना, इस एक्स एक्सिस को पकड़ के ऐसे करके ऐसे घुमा के अपनी आंखों के सामने ले आओ एक्स एक्सिस, यानी सच दैट मैग्नेटिक फील्ड सीधे तुम्हारी आंखों में घुसा है, समझ गए? इस तरह से, इस तरह का व्यू बना लो। तो फिर जब मैग्नेटिक फील्ड सीधे तुम्हारी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो उस केस में तुमको फिर सर्कुलर मोशन दिखने लगेगा, राइट? तो उस केस में क्या होगा? जेड एक्सिस इधर चला जाएगा, समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस घुमा के अपनी आंखों की तरफ कर लिया तो जेड एक्सिस लेफ्ट में चला जाएगा, क्योंकि पहले जेड एक्सिस बाहर आ रहा था आंखों की तरफ, तो इसको घुमा लिया तो जेड एक्सिस इधर आ गया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ आ रहा है और ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, नॉर्मली कुछ नहीं दिया तो पॉजिटिव चार्ज मान के चलूंगा मैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन होता, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ आ रहा होता, तो फिर ये ऐसे उल्टा घूम रहा होता है। थंब रूल से देखो, मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग थंब करते तो कर्ल ऑफ फिंगर से इलेक्ट्रॉन का सेंस ऑफ रोटेशन बनता है। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ आ रहा है और चार्ज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या? इनटू द पेज थंब करोगे, इनटू द पेज थंब करोगे तो तुम्हारा चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमता हुआ दिखेगा। समझ में आई बात की नहीं? तो अभी ये ऐसे सर्कल में जा रहा है और इसका रेडियस क्या है? एम वी बाई क्यू बी। और टी टाइम में कितना एंगल घूम जाएगा? ये ओमेगा टी एंगल घूम जाएगा, ठीक है नहीं? तो एक्स, तो अभी जल्दी से कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। विजुअलाइज हो गया ना कैसे करना है एनालिसिस इसका? जल्दी से कंप्लीट कर लो इसको। हाँ, तो बस जैसे मैंने बताया था, एक्स एक्सिस को तुमने घुमा के अपनी आंखों की तरफ कर लिया, तो जेड एक्सिस इधर दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ था, तो वेलोसिटी वेक्टर इनिशियली पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस जो है मेरा टैंजेंट बनेगा सर्कल का, राइट? जिस तरह वेलोसिटी वेक्टर होती है वो सर्कल का टैंजेंट होता है, तो ये तो टैंजेंट बनेगा। फिर रेडियस, अच्छा, फिर सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, सर्कल ड्रॉ कर लिया आर रेडियस का। तो अभी ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन इधर चलेगी, तो ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन, समझ गए कि नहीं? अब टी टाइम में ओमेगा टी एंगल घूमेगा, तो आर का देखो यहाँ पे, आर का ये प्रोजेक्शन कितना होगा? ये आर कॉस ओमेगा टी हो गया। तो कोऑर्डिनेट ओरिजिन से चाहिए तुम्हें, सर्कल के सेंटर से नहीं चाहिए, तुम्हें किससे चाहिए? ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम से तुम्हें डिस्टेंस चाहिए पार्टिकल का, राइट? तो वो कितना हो जाएगा? तो ये पूरा डिस्टेंस आर है और ये तुम्हारा आर कॉस ओमेगा टी है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा इधर से इधर तक का पार्टिकल का? आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी, राइट? वो आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी है, लेकिन मुझे पता है ये डायरेक्शन तो नेगेटिव जेड एक्सिस है, इसलिए माइनस साइन हो गया जेड कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। माइनस आर इंटू वन माइनस कॉस ओमेगा टी, ये मेरा जेड कोऑर्डिनेट आया, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वाई कोऑर्डिनेट ऊपर देख सकते हो, ये आर साइन ओमेगा टी, और पॉजिटिव आई ऊपर की तरफ पॉजिटिव आया, तो बस, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरा? आर साइन ओमेगा टी। अब आर को चाहो तो एम वी बाई क्यू बी डाल दो, इनफैक्ट एम वी परपेंडिकुलर, नॉट एम वी। आर शुड बी एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, और वी परपेंडिकुलर यानी वी साइन थीटा, तो बस वो डाल दिया, एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, समझ गए? तो ये मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट आ गया। ओमेगा को क्यू बी बाई एम डाल दो तो पूरा एक्सपैंडेड लिख लीजिए, समझ में आया? हाँ, और इसी तरह से अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करनी है, तो एक्स कोऑर्डिनेट के इस तरफ तो वी कॉस थीटा से भागा जा रहा है, तो वी कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो वही एक्स कोऑर्डिनेट मैंने कहीं लिखा होगा, इस एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कहीं ऊपर लिखा होगा, शायद लिखा है, हाँ ये लिखा, एक्स कोऑर्डिनेट वी cos थीटा टी लिखा है, ठीक है। तो क्या लिखा? नाउ टू विजुअलाइज द मोशन इन yz प्लेन we choose a view in which x axis appears as a point with x axis coming out of the page. Now the sense of rotation for a positive charge is opposite to that for a negative charge. This is calculated using the right hand thumb rule. Positive charge के लिए against the magnetic field thumb करना है और negative charge के लिए along the magnetic field करना है, या फिर पॉजिटिव के लिए लेफ्ट हैंड से थंब रूल लगा लो और नेगेटिव के लिए राइट हैंड थंब रूल लगा लो, विच एवर फील्स इजी टू स्टोर इन योर मेमोरी, समझ गए? ठीक है ना? आर ये सब अब वैल्यूज ही पुट करी हैं अब तो बस, ठीक है, समझ में आ गया ना? मैंने समझा दिया ये, ठीक है। तो ठीक है, तो आज हम लोगों ने सर्कुलर मोशन और हेलिकल मोशन सीख लिया, ठीक है, चार्ज पार्टिकल का। आगे की क्लासेस में हम लोग और चीजें देखेंगे। साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब होते हैं तो फिर किस तरह का मोशन होता है, उसके अलग अलग केसेस देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू बी, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी जीरो से लॉन्च किया, वेलोसिटी किसी फाइनाइट से लॉन्च किया, तो बहुत तरह के केसेस बनते हैं, इनको केस बाय केस हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे। हेलिकल मोशन पे भी एक दो क्वेश्चन बचे हुए, वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच।